दो ये रेड और ये ब्लू वेक्टर है, मैं ऐसे ऊपर से लाइट फेंक रहा हूँ इसके ऊपर, तो इस ब्लू वेक्टर का प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शंस का मतलब होता है साया बनना, इस ब्लू वेक्टर का प्रोजेक्शन बनेगा रेड वेक्टर पे ना, और लेट्स सपोज वो प्रोजेक्शन की लाइन मैं इससे शो कर रहा हूँ ऐसे। अस्सलामुअलैकुम, टुडे इज आवर अनदर लेक्चर ऑफ फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 2 और आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले आपको एक चीज़ माइंड में रखनी पड़ेगी कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन सिंपली नहीं होती। अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आना चाहिए। जैसे लेट्स सपोज दो स्केलर्स मल्टीप्लाई होते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आंसर में क्या आ गया 25। दो स्केलर्स मल्टीप्लाई हुए थे, आंसर में भी एक स्केलर आ गया है। वेक्टर्स में क्या होगा कि वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन दो तरह की है। ऐसा भी हो सकते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट में आंसर स्केलर आ गया। ऐसा भी हो सकते हैं वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में भी वेक्टर आ गया। अच्छा, अब किस तरह से होता है, पहले हम स्केलर्स वाली चीज देखते हैं। दो तरीके, एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट और दूसरे का वेक्टर प्रोडक्ट। जहां पे रिजल्ट में स्केलर आएगा वो स्केलर प्रोडक्ट, जहां रिजल्ट में वेक्टर आएगा उसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलेंगे। तो आपके पास सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि वेक्टर्स को हम कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट में स्केलर आ जाए, और इसी स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो हम वेक्टर्स को डॉट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मींस हम वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ऐसे लिखेंगे, वेक्टर्स को इस तरह से नहीं लिख सकते, ये गलत होगा। किसके लिए? डॉट प्रोडक्ट के लिए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के अंदर डॉट आएगा हमारे पास। अच्छा, अब आपके पास ए डॉट बी हमेशा बराबर होता है किसके? ए बी कॉस थीटा। अब ये ए बी और कॉस थीटा क्या है? ए आपके पास जो ए है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं मॉड लगा के। दोनों का मतलब है कि मैग्नीट्यूड को शो किया जा रहा है। ए और बी को मल्टीप्लाई करें वेक्टर फॉर्म में तो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और तीसरी चीज के जो ए और बी वेक्टर्स थे उनके दरमियान एंगल क्या बन रहा है। अब ये जो एंगल है इसको आपने याद रखना है। मैंने पहले भी बताया था एंगल जो लेंगे वो हमेशा टेल्स के बीच में होगा। जैसे आपको कहा जाता है एक वेक्टर है ऐसे, वेक्टर ए, और एक वेक्टर लेट सपोज ऐसे है वेक्टर बी। आपने जब भी ये थीटा देखना है तो इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स को ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं हो कि हेड टू टेल रूल फॉलो करना शुरू होगा, नहीं, दोनों की टेल्स को जोड़ेंगे। अगर दोनों की टेल्स को जोड़ा जाता है तो किस तरह से जुड़ जाएंगी? ये आ गया वेक्टर ए और ये आ गया वेक्टर बी। अब दूसरी चीज, ये थीटा हमेशा स्मॉल एंगल होगा। स्मॉल एंगल का क्या मतलब है? अगर आप यहाँ पे आओ, दो एंगल्स बन रहे हैं ए और बी में, एक एंगल ये बन रहा है और दूसरा एंगल ये बन रहा है। इसमें से छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला छोटा एंगल है ना। तो जो स्मॉल एंगल होता है वो हमारे पास ये थीटा होगा, ये वाला थीटा। कहाँ बनेगा? दो वेक्टर्स की टेल के बीच में जो स्मॉल एंगल होगा वो आपके पास ये थीटा होगा। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, यहाँ पे भी एक थीटा आ रहा है, उसे भी अभी हम देखते हैं। क्या है कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या आ जाएगा? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन लेंगे हम। अच्छा, अब आपके पास ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, इस चीज को देखना है आपने। लेट सपोज दोबारा से दो वेक्टर्स लेते हैं, एक वेक्टर ए ले लिया और एक वेक्टर ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा अलग लेते हैं इस बार वेक्टर बी। मैंने क्या कहा है? ये थीटा क्या होगा आपके पास? इन दोनों वेक्टर्स की टेल्स में जो एंगल बनेगा वो। तो इन दोनों वेक्टर्स की अगर मैं टेल्स को जोड़ दूं, वेक्टर ए, या एक काम करते हैं थोड़ा सी आसानी के लिए इसको ऐसे ले लेते हैं और आसान हो जाएगा, और ये आ गया वेक्टर बी। आपने क्या करना है कि इस वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर गिराना है वेक्टर ए के ऊपर, कुछ ऐसे आ जाएगा। मैंने बताया था परपेंडिकुलर क्या होता है? जो दूसरे वेक्टर पे या दूसरी लाइन पर 90 डिग्री बनाए। अच्छा, इसको मैं ए को यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब अपने माइंड में थोड़ा सा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड्स को लाएं। ए और बी में एक एंगल बन रहा था, वो एंगल क्या था? टेल्स के बीच में स्मॉल एंगल थीटा बन रहा है। और यहाँ आप देखें डॉटेड की वजह से एक ट्राइंगल बन गया है जिसकी बेस ये रही, ऐसा ही है ना।
बेस कौन सी साइड होती है? जिसके साथ एंगल भी बनता है और 90 भी बनता है। ये साइड बेस हो गई, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। ऐसा ही था। अब आपके पास अगर मैं बोलता हूं कि ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये किसके बराबर हो जाएगा? इसका बेस है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? मैंने बताया था बेस के साथ हमेशा कॉस लगता है। ये इतना पार्ट सिर्फ ये बराबर हो जाएगा बी कॉस थीटा के, और ये वाला पार्ट बराबर हो जाएगा बी साइन थीटा के। इसको थोड़ा सा समझें। ये पूरा वेक्टर ए है, यहाँ पे एक नया वेक्टर है जो इतना सा है, और वो उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बी कॉस थीटा। अब सपोज करें कि यहाँ पे अभी ये लाइन हमने नहीं बनाई थी, इसी डायग्राम को एक बार फिर यहाँ पे बनाते हैं। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। लेट्स सपोज मैं यहां से एक लाइट मार रहा हूं ऐसे डाउनवर्ड, तो इस वेक्टर बी का साया बनेगा वेक्टर ए के ऊपर ना, ऐसे ही होगा ना। ऐसे लाइट, ऐसे डाउनवर्ड लाइट आ रही है, तो क्या होगा? इस वेक्टर बी का साया बनेगा वेक्टर ए के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन। किसका प्रोजेक्शन है ये? वेक्टर बी का किस पे? वेक्टर ए पे। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए। अभी इस चीज को कैसे आएगा प्रोजेक्शन? ऐसे डाउनवर्ड नीचे आ जाएगा, जो मैंने यहाँ ग्रीन से बनाया है। अब वापसी यहाँ पे आए, ये जो ए डॉट बी है, इसका जो स्टार्टिंग फॉर्मूला होता है, जहां से ये स्टार्ट होता है, वो क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑफ दूसरा वेक्टर कौन से? बी। बी का प्रोजेक्शन ऑफ बी किस पे प्रोजेक्शन होना चाहिए? ए के ऊपर। प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन फर्स्ट वेक्टर, मीन्स प्रोजेक्शन ऑफ यहाँ क्या होगा? बी ऑन टू है। सेकेंड वेक्टर ये है, फर्स्ट वेक्टर ये है। आपने यही किया है, वेक्टर बी का प्रोजेक्शन बना दिया ए पे। अब पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो ए ही रहेगा। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू ए ये रहा, क्या है? बी कॉस थीटा। तो ये आ गया बी कॉस थीटा। यहां से हमारे पास ए डॉट बी का फॉर्मूला आ गया। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस थीटा के। अगर मैं आपसे सपोज करें, मैं बोलता हूं कि बी डॉट ए किसके बराबर होगा? बी डॉट ए किसके बराबर हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। और आपको ये बात पता है, मल्टीप्लीकेशन में ये सारे क्या है? मैग्नीट्यूड्स, मींस स्केलर्स हैं। यहाँ वेक्टर्स हैं, यहाँ स्केलर्स हैं। इनकी जगह मैं चेंज कर सकता हूँ, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा सा चेंज करके, ए बी कॉस थीटा। तो आप देखें बी डॉट ए बी सेम ए बी कॉस थीटा के बराबर है ए डॉट बी बी, मीन्स दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। अगर इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो क्या होगा? हम ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों में रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है किसकी? डॉट प्रोडक्ट की। ये आपके पास जो ये पॉइंट है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम रहेंगे। इसको एक बार थोड़ा सा और समझें। प्रोजेक्शन को समझ गए तो ये सब समझ आ जाएगा। मैंने आपको कहा, जैसे लेट सपोज ऐसे लेते हैं, दो ये रेड और ये ब्लू वेक्टर है। मैं ऐसे ऊपर से लाइट फेंक रहा हूँ इसके ऊपर, तो इस ब्लू वेक्टर का प्रोजेक्शन बनेगा। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया बनना। इस ब्लू वेक्टर का प्रोजेक्शन बनेगा रेड वेक्टर पे ना, और लेट्स सपोज वो प्रोजेक्शन की लाइन में इससे शो कर रहा हूँ ऐसे, तो एक राइट ट्रायंगल नहीं बन गया जिसमें यहाँ हमारे पास टेल्स में एंगल बन रहा था, यहाँ 90 बन रहा है। तो ऐसे ही तो हो रहा है यहाँ पे भी। वेक्टर बी का प्रोजेक्शन ए पे लिया, वो क्या आया? बी कॉस थीटा। ये हमने ट्रायंगल से बनाया बी कॉस थीटा। और ए डॉट बी का फॉर्मूला है वेक्टर ए मल्टीप्लाई प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर कौन सा है? बी ऑन टू फर्स्ट वेक्टर, वेक्टर ए। तो हमने यही किया, प्रोजेक्शन बी का बनाया ए के ऊपर, जो आया है बी कॉस थीटा। इसकी जगह हमने बी कॉस थीटा रखा, तो ए डॉट बी बराबर आ गया ए बी कॉस थीटा के। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही है, तो हमने 2 लेक्चर्स में हम यही समझते आए कि ये ट्रायंगल्स में किस तरह से हमने बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा रखा है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आती तो मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर्स का लिंक डाल देता हूँ, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला तो समझ आ गया, क्या है? फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। ये हम ए डॉट बी कैसे निकाल लें? मैग्नीट्यूड से निकाल लें। एक मेथड वेक्टर से डायरेक्टली निकालने का भी होता है, जिसे हम अभी देखेंगे। उससे पहले आपने कुछ देखना है कि ये जो ए और बी वेक्टर्स हैं,
डॉट प्रोडक्ट के लिए ये किसी भी एंगल पे हो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि ए और बी ऐसे पैरेलल आए तभी आपके पास क्या होगा, दो वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट में आएंगे, या दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर आए तभी डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। नहीं, एंगल तो सिर्फ क्या कर रहा है, एक नंबर को शो कर रहा है ना। वेक्टर्स हमारे पास पैरेलल हो या ना हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। पैरेलल होते, जैसे क्या ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल बनाए थे मैंने? बिल्कुल भी नहीं, पैरेलल तो ऐसे होने चाहिए थे, ये और ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट तब भी आ रहा है वेक्टर्स का, तो इसका मतलब कि वेक्टर्स का पैरेलल होना जरूरी नहीं है वेक्टर्स में, सॉरी डॉट प्रोडक्ट के अंदर। हाँ, लेकिन एक चीज आपको समझनी है, इसको रेज कर देते हैं कि अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, वेक्टर ए और यही वेक्टर यहाँ इसी सेम डायरेक्शन में वेक्टर बी है, इन दोनों की टेल्स को मैं जोड़ देता हूं, कैसे हो जाएगा, ये आ गया वेक्टर ए और इसी के ऊपर ये आ गया वेक्टर बी। अब मैं आपसे पूछता हूं ए और बी में एंगल क्या बन रहा है, तो क्या बनना चाहिए एंगल, थोड़ा सा समझें इसको। दो वेक्टर्स है ऐसे, अभी क्या एंगल है 90, अगर मैं इस वेक्टर को ऐसे मूव करवाता हूं, मींस एंगल बढ़ रहा है, ऐसे आ गए तो 180 डिग्री बन गया। मैं वापसी इसको कम कर रहा हूं, करते 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 यहां पे कहीं पे 45 आ जाएगा, 30, 20, 10 और फिर एट टाइम आएगा, क्या हो गया एंगल बीच में 0 हो गया ना। यहां भी तो ऐसे ही हो रहा है, पैरेलल जैसे ही दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो गए, एंगल क्या हो गया 0। ऐसे 90 है, कम होते 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 ये 0 हो गया। तो आपके पास इस केस में थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। और जब थीटा 0 होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, कॉस और थीटा की वैल्यू 0, आपका आंसर आ जाता है 1। कॉस 0 आपके पास 1 होता है। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले में पुट करवाता हूं, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री सपोज कीजिए, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं ए बी और कॉस 0, कॉस 0 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ए डॉट बी किसके बराबर हो जाएगा, ए डॉट बी डायरेक्टली बराबर हो जाएगा ए बी के। कॉस 0 तो 1 हो गया, ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, तो रिजल्ट में यही आ जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर्स, इस बात को थोड़ा सा सुने, इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएं, पैरेलल मींस ऐसे हो गए, तो जो डॉट प्रोडक्ट है उसका आंसर मैक्सिमम आएगा। अगर दो वेक्टर्स, फिर से सुने, पैरेलल हो गए तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर मैक्सिमम आएगा, इससे ज्यादा आंसर नहीं आ सकता। और अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए तो डॉट प्रोडक्ट का आंसर मिनिमम आएगा। अब मिनिमम कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, एंगल क्या हो गया है, डायरेक्ट 90 हो गया है, थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री। कैसे, हमने एक वेक्टर ऐसे ले लिया, एक ऐसे ले लिया है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, इनको जोड़ेंगे तो टेल्स जुड़ेंगे, ये रहा वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, टेल्स जुड़ गई, 90 डिग्री बन गया है। अब आप देखें ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अभी 90 है, और हमें ये बात पता है कि कॉस 90 किसके बराबर होता है, कॉस 90 0 के बराबर होता है। ये आप अपने साथ कैलकुलेटर रखें, आप चेक करते रहें, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ आपको। तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 की वैल्यू 0, तो सारा आंसर क्या हो गया 0, ए डॉट बी की वैल्यू आ गई 0। मीन्स अगर दो वेक्टर्स, वापसी यहीं पे आए, पैरेलल हैं, ऐसे दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो आपका रिजल्ट में क्या होगा, रिजल्ट मैक्सिमम होगा। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए तो रिजल्ट मिनिमम होगा। दो वेक्टर्स ऐसे परपेंडिकुलर हो गए, रिजल्ट मिनिमम आएगा। इस चीज को आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। दो वेक्टर्स पैरेलल हो गए तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर हो गए तो मिनिमम मैग्नीट्यूड आएगा, और वो 0 होता है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आती हैं, मैं वर्क डन की एग्जाम्पल दे देता हूँ, बस एक कर लेते हैं इसमें से, वरना लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा। मैं वैसे आपको ये मैंने प्रोजेक्शंस की बात भी आपको बता दिया कि प्रोजेक्शन किस तरह से लिए गए। मैं यहीं से आपको बताता हूं कि वर्क का आपने फॉर्मूला पढ़ा है F डॉट डी, ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट ही था।
दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है लेकिन रिजल्ट में एक स्केलर आ रहा है। इसी तरह पावर का आप एक फॉर्मूला पढ़ के आए हो, एफ डॉट वी, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, रिजल्ट में एक स्केलर आ रहा है और वो है पावर। इसी तरह ये आप इंशाल्लाह अभी आगे जब इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स आएंगे उसमें आप फ्लक्स को देखेंगे और वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक्चुअली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है, जो आपके पास अगेन एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो क्या हो रहा है आपके पास, वर्क डन भी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से आ रहा है, स्केलर है, पावर भी स्केलर है, ये भी स्केलर है। वर्क डन की तरफ वापसी आते हैं, इसमें देखते हैं कि वर्क डन स्केलर कैसे हो रहा है। लेट्स सपोज आपने क्या किया, एक सरफेस है, इसके ऊपर एक बॉक्स लगा हुआ है, सॉरी बॉक्स पड़ा हुआ है, लगा हुआ नहीं है, पड़ा हुआ है। आप क्या करते हो कि इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो, ऐसे इस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई की, क्या होगा, जैसे लेट्स सपोज ऐसे बॉक्स पड़ा हो तो मैंने यूं धक्का मार दिया ऐसे ऊपर की तरफ को, वो क्या होगा कि बॉक्स ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन वो क्या होगा, वापसी जमीन पे आ जाएगा। तो लेट्स सपोज बॉक्स जो है वो फाइनल पोजीशन उसकी यहां पे आ गई, ऐसे ही है ना, यहां से मूव होके बॉक्स यहां आ गया। तो क्या इसने वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस कवर किया है, ओवरऑल ऊपर गया वापसी नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वर्टिकल कौन सी है, ऊपर। अगर ये ऊपर जाता और ऊपर ही रह जाता, मैं बोलता कि ये अपवर्ड भी गया, ये अपवर्ड नहीं गया, हॉरिजॉन्टली ये फ्रंट पे आ गया है। तो मींस इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स होंगे, एक क्या होगा एक्स कंपोनेंट और दूसरा वाई कंपोनेंट। कैसे होगा ये हमने देखा था, अगर मैं यहीं पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे, एक ऐसे डाउनवर्ड और एक ऐसे परपेंडिकुलर बनाने होते हैं। तो एक वेक्टर ये आ गया, क्या होगा ये एफ एक्स, और एक वेक्टर आ गया एफ वाई। अब मैंने आपको बताया था हम वेक्टर्स को अपनी मर्जी से मूव करवा सकते हैं, डायरेक्शन को चेंज किए बगैर। अगेन इस फोर्स का एक एंगल बन रहा होगा एक्स एक्सिस से, जिसे हमने थीटा बोल दिया। मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा मूव करवाता हूं, इस वेक्टर एफ को मैं यहां पे ले आया, एफ एक्स यहां आ गया, और इस एफ वाई को उठा के अगर मैं यहां ले आऊं, एक कंप्लीट ट्राइंगल बन जाएगा ऐसा एफ वाई के लिए, और आपके पास यहां पे वही एंगल बन रहा है थीटा, ये वाला एंगल। अगेन वही सारी चीजें आ गई, थीटा और 90 यहां बन रहा है, तो ये साइड बेस हो गई, और बेस के साथ क्या लगता है कॉस। तो एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। ये आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है, एफ एक्स बराबर होगा एफ कॉस थीटा के। अब अगर आप यहां पे देखें, ये जो कंपोनेंट्स है ये क्या करते हैं कि एफ एक्स वो फोर्स थी जो एक्स एक्सिस पे लगी, एफ वाई वो फोर्स है जो वाई एक्सिस पे लगी। क्या वाई एक्सिस की फोर्स का हमें कोई फायदा हुआ, बॉक्स तो हॉरिजॉन्टली मूव हुआ एक्स एक्सिस पे, ऊपर तो गया ही नहीं। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स ने तो हमें कोई काम नहीं करके दिया, जो वर्क डन हुआ है वो एफ एक्स की वजह से हुआ है, और इस बॉक्स ने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया ये। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डी, ऐसे ही होगा। एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दूसरा फोर्स एफ एक्स। एफ एक्स किसके बराबर है, एफ कॉस थीटा के, और मल्टीप्लाई डी। अगर मैं इसे थोड़ा सा अरेंज करूं, ये क्या हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। और अभी अभी हमने देखा ए बी, ए डॉट बी किसके बराबर है, ए बी कॉस थीटा के। तो अगर मैं ए बी की जगह एफ डी कॉस थीटा लिख देता हूं, तो यहां क्या आ जाएगा एफ डॉट डी। तो इस एफ डी कॉस थीटा की जगह हम एफ डॉट डी लिख दें, वर्क डन आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये बात आ रही है ना समझ आपको, क्या हुआ कि यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो बॉक्स मूव नहीं हुआ ना, क्या बॉक्स ऊपर जाके ऊपर ही रह गया। जैसे मैं आपको कहता हूं कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं आगे गया, घूम के वापसी आके अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ गया, क्या मैंने कोई वर्क डन किया है, कोई वर्क डन नहीं हुआ। वर्क डन कब कवर होगा, जब हम कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे। मैं क्या करता हूं, यहां से निकला पूरा पाकिस्तान घूम के आके वापसी यहीं खड़ा हो गया, वर्क डन जीरो है। लेकिन सिर्फ मैं यहां से हट के यहां आ गया, वर्क डन हो गया, क्यों, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया।
तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट कहाँ कवर हुआ, यहाँ से यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हुआ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में हुआ। हॉरिजॉन्टल पे किसने करवाया, एफ एक्स ने करवाया, एफ वाई तो वर्टिकल मूव करवाता है इसको, वर्टिकल तो गया लेकिन वो कोई वर्क डन नहीं हुआ। तो एफ एक्स और एफ एक्स ने डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया डी, एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के मल्टीप्लाई डी, तो ये आ गया एफ डी कॉस थीटा जो बराबर होगा एफ डॉट डी के। तो ये आपके पास क्या था, ओवरऑल स्केलर प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे भी लिखा है दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे, बीच में डॉट आएगा, रिजल्ट में क्या आएगा, स्केलर आएगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये आपके पास सारा का सारा स्केलर प्रोडक्ट था। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की तरफ। वेक्टर प्रोडक्ट में आपको माइंड नहीं आ रहा है, वेक्टर मीन अब हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट में भी वेक्टर आएगा। जैसे कि हम पहले एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखी है एंगुलर मोमेंटम लिख ली है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, और रिजल्ट में भी मोमेंटम आता है जो एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा, यहाँ से एक मैं आपको बड़ी खतरनाक बात बताऊंगा कि आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है। आप डायरेक्टली बोलेंगे एफ डॉट डी या एफ डॉट आर, यही पढ़े होंगे आपने फॉर्मूले, हालांकि ये फॉर्मूला भी गलत है और ये फॉर्मूला भी गलत है। टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास होता है आर क्रॉस एफ, रेडियस और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास टॉर्क आता है। ये दोनों, ये फार्मूला वर्क डन का है ना कि टॉर्क का है। तो आपके पास एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और लीनियर मोमेंटम का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एंगुलर मोमेंटम आएगा। ये आप आगे जाके ये सब पढ़ेंगे। टॉर्क आपने देखा हुआ है, टॉर्क किसके बराबर है, रेडियस मल्टीप्लाई फोर्स, और दोनों प्रोडक्ट में होंगे। और कौन सा प्रोडक्ट है, ये क्रॉस बता रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब आप वापसी यहीं पे आए, हमारे पास क्या होगा, दो वेक्टर्स को हमने क्रॉस प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किया और उसका फॉर्मूला हमारे पास है ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, एक वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। हमने देखा था कि ये जो ये लिखा हुआ है ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर मींस जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और वो सिर्फ डायरेक्शन बताएगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो हमें सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा, कोई क्वांटिटी शो नहीं करेगा। अगर ए क्रॉस बी का ये फॉर्मूला देखें, ए बी साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर आएगा ए बी साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर से। ये यूनिट वेक्टर क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और ये आ गया उसका मैग्नीट्यूड। ये पूरा मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन, एक वेक्टर फॉर्म हो गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया और उसकी डायरेक्शन भी आ गई। अगर मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहा हूं सिर्फ, तो किस तरह लिखेंगे, ए क्रॉस बी और इसके ऊपर मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा देंगे। जब सिंबल लगा दिया तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, इस पे तो कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर पे मैग्नीट्यूड का सिंबल आ जाएगा। अब ये यूनिट वेक्टर क्या होता था, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर अभी मैंने बताया, यूनिट माने क्या होता है, 1, यूनिटी, यूनिट माने 1। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा उसे हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एक यूनिट वेक्टर है, यू से यूनिट वेक्टर शो हो रहा है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए बी साइन थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 तो लिखते नहीं है, तो बस आपके पास आ जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा। ये आपके पास यहाँ से क्या आएगा, डायरेक्टली वेक्टर आएगा और यहाँ से सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड पता लग रहा होगा। अच्छा, अब आते हैं मजीद आगे कि जैसे मैंने यहाँ बताया था कि वेक्टर्स का पैरेलल परपेंडिकुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही है, वेक्टर्स किसी भी एंगल पे हो, पैरेलल हो, परपेंडिकुलर हो, क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है। देखते हैं किस तरह से। अच्छा, पहले इससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां मैंने बोला था कि जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो ए डॉट बी की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो ए डॉट बी क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, और वो बराबर था 0 के। यहां पे इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। यहां जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी तो यहां पे
ए डॉट बी मैक्सिमम था, यहाँ ए क्रॉस बी मिनिमम हो जाएगा, ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, मीन्स मिनिमम वैल्यू आएगी। कैसे आएगी कि अगर आप देखें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या रख रहे हैं 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री। और ए बी साइन 0 आपके पास क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ गया आपके पास ए बी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब जब थीटा 0 होगा ए क्रॉस बी भी 0 हो जाएगा, मीन्स मिनिमम वैल्यू आएगी। इस तरह याद रखना है कि थीटा 0 पे ए डॉट बी मैक्सिमम होगा और थीटा 0 पे ए क्रॉस बी मिनिमम हो जाएगा। अब थीटा को अगर हम 90 डिग्री करते हैं तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी और साइन क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू आपके पास 1 होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा ए बी, जो आपके पास क्या आया है, ये आपके पास मैक्सिमम मैग्नीट्यूड आया है। दोनों में रिजेम्बलेंस नहीं है, यहाँ थीटा 0 था ए डॉट बी मैक्सिमम, यहाँ थीटा 0 हुआ ए क्रॉस बी मिनिमम, यहाँ थीटा 90 हुआ तो ए डॉट बी 0 हो गया, यहाँ थीटा 90 हुआ तो ए क्रॉस बी मैक्सिमम हो गया। तो आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों में अपोजिट हो रहा है, वहाँ पे वेक्टर्स पैरेलल, सॉरी यहाँ पे किस तरह से चेंज हो रही है, यहाँ से किस तरह चेंज हो रही है, ये 4 चीज़ें आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। मोस्टली इसका एक एमसीक्यू आ जाता है या 4 नंबर का रीजन भी अब पेपर में आ सकता है इसका आपके पास। अच्छा, अब आपके पास क्या करते हैं कि ये भी हो गया और ये भी हो गया, 2 पॉइंट्स रह गए। जब भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे रिजल्ट में क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने डिफरेंस ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट में रिजल्ट एक वेक्टर आएगा, जो नया वेक्टर आएगा वो पुराने वेक्टर्स के कंप्लीटली परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्या बात कर दी मैंने, लेट सपोज 2 वेक्टर्स हैं, एक को हम ग्रीन से शो करते हैं वेक्टर ए, और एक को, एक मिनट, इसको हम ब्लैक से शो कर देते हैं, ये आ गया वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है और जो नया वेक्टर आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। किस तरह से होगा कि अगर हम फाइंड करें ए क्रॉस बी, मैं इनको इसी से शो कर रहा हूँ, ब्लैक और ये ग्रीन वाला ए वेक्टर है और ब्लैक वाला दूसरा वेक्टर है, कुछ इस तरह से आपके पास। और हम क्या करते हैं कि जब भी इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा, वो इन दोनों वेक्टर्स पर 90 डिग्री बना रहा होगा, मींस परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं ऐसे रख देता हूं ऐसे, तो आप देखें ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ऐसा ही है ना। इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है जो 90 नहीं है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया ए और बी का, तो एक नया वेक्टर आ गया जिसे हम सी बोल रहे हैं, जो रेड से शो हो रहा है। कुछ ऐसे रखा है मैंने। अगर आप देखें ब्लैक वाला कौन सा वेक्टर बी, ब्लैक में और रेड में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। इसी तरह वेक्टर ए ग्रीन में और रेड में 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो रेड वेक्टर है ये ब्लैक पर भी 90 डिग्री है और ग्रीन पर भी 90 डिग्री है। तो जब भी 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा उन दोनों वेक्टर्स के जो क्रॉस प्रोडक्ट में लिए गए थे। अच्छा, यहीं से एक और बात माइंड में आती है कि ये वेक्टर तो ऐसे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे ही है ना। आप देखें यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे यहाँ ग्रीन और रेड में भी 90 डिग्री बन रहा है। तो वेक्टर, जो नया वेक्टर आ रहा है उसकी डायरेक्शन ऐसे है या ऐसे, ये भी पता होना चाहिए आपको। नहीं पता तो क्या कर लेंगे, हम डायरेक्शन गलत बता देंगे, या तो डायरेक्शन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसके लिए हमारे पास एक आखिरी चीज आती है जिसे हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। सो मच इंपॉर्टेंट रूल, इसे आपने अच्छे से पढ़ना है, न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा यूज होगा। अच्छा, किस तरह से होगा ये आपके पास, राइट हैंड रूल मीन्स सीधे हाथ का रूल। सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, राइट हैंड का मतलब ही सीधा हाथ है हमारा। अच्छा, अब ये क्या होगा कि अगेन हम 2 वेक्टर्स लेते हैं, बाकी 2 रख देते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये एक वेक्टर है, इस तरह से बना रहे हैं, वेक्टर ए है और रेड वाला वेक्टर बी है।
और हम एक बार फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी और एक बार फाइंड करेंगे बी क्रॉस ए। सही, किस तरह से करेंगे सिर्फ हम डायरेक्शन अभी देख रहे हैं। ऐसे है आपके पास एक वेक्टर ऐसे और एक वैसे ऐसे। ए क्रॉस बी मीन्स हम ब्लू से ग्रीन रेड पे जा रहे हैं। वेक्टर्स को चेंज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अपना हैंड लेंगे। अच्छा एक और चीज पहले इसको सुन ले, हम फाइंड क्या कर रहे हैं ए क्रॉस बी मीन जो एंगल है ना वो ए से बी की तरफ जाएगा। ए क्रॉस बी में ये रहा थीटा। अगर मैं कर रहा होता ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, और अब क्या करना है ये वेक्टर ए है, बी क्रॉस ए करना है, तो एंगल की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अब बी से ए की तरफ एंगल जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? ए क्रॉस बी में एंगल ए से बी की तरफ बनेगा, बी क्रॉस ए में एंगल बी से ए की तरफ बनेगा। अब वापसी इसी तरफ आते हैं, इसी पे आते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, एंगल आपने क्या करना है, ये एंगल कहां से जा रहा है, इस ब्लू से रेड पे जा रहा है। आपने अपनी फिंगर्स को भी ऐसे ही बनाना है कि आपने जो फर्स्ट वेक्टर है वो कौन सा है, ए है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। फर्स्ट वेक्टर पे अपने पाम को रखना है और सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे। ये फर्स्ट वेक्टर है, प्रोडक्ट में देखें ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, तो ये फर्स्ट वेक्टर है जो सेकंड वेक्टर की तरफ हमने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है ऐसे। अगर आप अब इसी में देखें हमारे थंब की डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड, तो जो नया वेक्टर आएगा ना वो ऐसे होगा, इस तरह से डाउनवर्ड आएगा ऐसे। अब देखें यहां भी 90 बन रहा है, एक मिनट पकड़ने दें, यहां 90 बन रहा है इन दोनों में, इसी तरह इन दोनों में भी 90 बन रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा अपोजिट करते हैं। अभी हमने एक बार फिर इसको देखें, वेक्टर ए और वेक्टर बी, फर्स्ट वेक्टर ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, फर्स्ट वेक्टर पे अपना हाथ ऐसे ही रखना है कि हमारी फिंगर जो है वो कर्ल हो सेकंड वेक्टर की तरफ। अगर मैं अपना हाथ ऐसे रख देता, सेकंड वेक्टर की तरफ फिंगर्स कर्ल नहीं हो रही, मींस मैं गलत कर रहा हूं, ऐसे रख के कर रहा हूं, अब तो सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल हो रही है ना, अब सही कर रहा हूं मैं। अब क्या करते हैं, बी क्रॉस ए, बी वेक्टर रेड वाला है, बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो अब मुझे अपना हाथ को वेक्टर बी पे रखना है और मेरी फिंगर्स वेक्टर ए की तरफ कर्ल होनी चाहिए। तो क्या मैं अपना हाथ ऐसे रखूंगा, ए की तरफ तो कर्ल नहीं हो रही, मींस मैं गलत कर रहा हूं। कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे और इसको कर्ल करेंगे ए की तरफ। तो आपके पास क्या हो रहा है, डायरेक्शन कैसे आ रही है, इस वेक्टर से इसकी तरफ। पहले कैसे थी, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही थी, अब डायरेक्शन देखिए कैसे आ रही है, अपवर्ड आ रही है। मींस ए क्रॉस बी में डायरेक्शन हमारी कैसे थी, डाउनवर्ड आ रही थी, बी क्रॉस ए में नए वेक्टर की डायरेक्शन अपवर्ड आ रही है। इसके मतलब कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अलग अलग आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं है, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन अलग है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अलग है, दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करूँगा आपको लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।